नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। कल हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास और हिंदी भाषा परिवार के बारे में अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम वर्ण विचार, स्वर व्यंजन के प्रकार और उनके उत्पत्ति स्थान पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब बात आती है स्वर किसे कहते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ या होठ पर परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते हैं और वायु से कहीं घर्षण नहीं होता है, स्वर कहलाते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जो निर्बाध गति से अपने मुख से और या नाक से निकलती है, वे सारे स्वर हैं। हिंदी में स्वर ध्वनियां निम्न है। अ से लगाकर री तक, अ आ, ई उ ऊ, ए ओ औ और री, ये 11 स्वर हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। वैसे इन पर कई मतांतर है, परंतु हम मुख्य रूप से 11 स्वर को मानते हुए हम इस विवाद में नहीं पढ़कर हम केवल मुख्य रूप से स्वर कितने हैं उनको यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है स्वर के भेद। मुख की आकृति, होठ की आकृति, उच्चारण स्थान, उच्चारण समय, इन सभी के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर इनके विभिन्न भेद किए जा सकते हैं। मुख की कैसे आकृति हो सकती है, कैसे होठों की आकृति हो सकती है, इनके आधार पर स्वरों के अलग अलग भेद हैं। यहाँ हम एक एक करके इस प्रकार के स्वरों को समझेंगे और इस पर बनने वाले प्रश्नों को भी मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहला प्रकार हम यहाँ देखेंगे जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अग्रस्वर, जिह्वा का जो अग्र भाग होता है उससे उच्चारित होने वाले स्वर कितने हैं? यहाँ 4 हैं, ई, ए और आई। ये 4 स्वर अग्र स्वर हैं। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्र स्वरों की संख्या है, या प्रश्न आ सकता है जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्र स्वर कौन कौन से हैं। क्रमशः अलग अलग स्वरों का क्रम देकर के हमें सही विकल्प का चयन करने के लिए कहा जा सकता है। फिर बात आती है मध्य स्वर की। जिह्वा के बीच में से उच्चारित होने वाला एकमात्र स्वर है अ। इसे हम मध्य स्वर में लेंगे। फिर बात आती है पश्च स्वर। जिह्वा के पिछले भाग से उच्चारित होने वाले जितने भी स्वर हैं वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ये कुल मिलाकर 6 स्वर हैं, आ, ओ, ओ और औ। यहाँ हम देख रहे हैं आ, ओ और औ। इस प्रकार से जिह्वा की स्थिति के आधार पर यदि वर्गीकरण पूछा जाए, स्वरों कितने भागों में बांटा गया थे, यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। फिर आती है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति मतलब होठों की आकृति किस प्रकार से बनती है स्वरों के उच्चारण में, वो यहाँ हम समझेंगे। वृत्ताकार स्वर, जब होठ बिल्कुल गोल आकार में बन जाते हैं वो वृत्ताकार स्वर होंगे, और दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर में
ओ, उ, ऊ, ओ और औ, ये 5 स्वर हैं। अवृत्ताकार अ, आ, ई, ए और ऐ, इन सभी स्वर को अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। आप इनका उच्चारण करते जाएं और इनको समझें तो बहुत अच्छा होगा। जब आप स्वयं इसको अनुभव करेंगे कि ये वृत्ताकार है और ये अवृत्ताकार, इन बताए हुए स्वरों को स्वयं उच्चारित करें और उसके बाद आगे बढ़ें तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। फिर बात करते हैं हम मुखाकृति के आधार पर। मुख की आकृति किस प्रकार से रहती है, हमने यहाँ होठों की आकृति के आधार पर समझा, जीवा की स्थिति के आधार पर समझा। अब हम समझ रहे हैं मुख की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला स्वर आता है संवृत स्वर। संवृत हिंदी भाषा में संस्कृत से आया हुआ शब्द जिसका अर्थ होता है बंद होना। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, ऐसा महसूस होता है कि मुंह बंद है, ऐसे स्वर जो भी हैं वो सारे ही संवृत स्वर में आते हैं। ई, उ और ऊ। इनके उच्चारण को करके देखें आप, हमें महसूस होगा कि इनके उच्चारण में मुख लगभग बंद की स्थिति में रहता है। अर्ध संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर वही हो गए जो पूरा जिसमें मुख बंद है, अर्ध संवृत वो हो गए जिनके अंदर आधा मुख बंद रहता है। ऐसे स्वर हैं ए और ओ। इनका उच्चारण हम स्वयं करके समझें। फिर आता है विवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है विवृत स्वर कहलाते हैं। यथा आ, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुलकर आवाज बाहर आती है, तो आ जो स्वर है वो हमारा विवृत स्वर है। फिर आता है अर्ध विवृत स्वर, आधा खुला हुआ मुंह। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है इन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए और औ। ये 2 अर्ध विवृत स्वर हैं। इन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विवृत स्वर निम्न में से कौन से हैं, अर्ध विवृत स्वर निम्न में से कौन से हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये परीक्षा की तैयारी साथ के साथ प्रश्नों के रूप में हम करते जाएं। हम प्रयास करेंगे कि आपको रविवार को एक प्रश्न सीरीज उपलब्ध कराएं। आगे चलते हैं और हम देखते हैं उच्चारण समय के आधार पर। हमने यहाँ पर जिह्वा की स्थिति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर समझा। अब हम यहाँ समझने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर। पहला आता है ऋस्व स्वर। ऋस्व मतलब छोटा। हम लगभग इसको अर्थ समझ लें, ऋस्व छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय में हम उनका उच्चारण कर लेते हैं, जैसे अ, ई, उ और री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 हैं। ये सारे ही ऋस्व स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ये भी हमें याद रखना है और ये संख्या में 4 है, अ, ई, उ और री। फिर बात आती है दीर्घ स्वर की, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 7 स्वर हैं जो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं के जितना समय लगता है वे सारे ही दीर्घ स्वर हैं। फिर एक स्वर और बचता है जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये विशेष रूप से संस्कृत भाषा में काम में आता है। जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है वे सारे ही प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा हमारे ग्रंथों में, वेद में, पुराण में, ओम की ध्वनि जिसमें एक उल्टा एस बना हुआ होता है, तो जब हम इसकी उच्चारण करते हैं
तो ये उच्चारण ओम लंबा उच्चारण होता है। ये वही प्लुत स्वर है जो यहाँ हम समझ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। हमने उच्चारण समय 4 प्रकार हमने पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर समझने वाले हैं। पहला यहाँ आता है निरनुनासिक। निरनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं बल्कि मुंह से निकलती है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जो इसमें जिनके उच्चारण में हवा नाक से नहीं निकलकर केवल मुंह से निकलती है वे सारे ही निरनुनासिक शब्द हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से लगभग 10 स्वर ये हैं जो निरनुनासिक की श्रेणी में आते हैं। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 9 स्वर हैं जिन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर हमने पहले भी देखा है 4 हैं, अ, ई, उ और री। परंतु री को स्वर में नहीं माना जाता है। भोलानाथ तिवारी ने अपना तर्क दिया है री के लिए, जिन्होंने री को स्वर की श्रेणी में नहीं माना है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है भोलानाथ तिवारी के बारे में कि किन्होंने री को स्वर के रूप में अस्वीकार किया है। तो हम भोलानाथ तिवारी को अवश्य याद रखें। फिर बात आती है संधि स्वर की। मूल स्वरों के मेल से बने अन्य स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। जहां मूल स्वर स्वरों का मेल होता है इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, तो दीर्घ मात्राएं लिए हुए हैं, और संयुक्त स्वर जो एक से अधिक स्वरों के मेल से बने हैं, जैसे ए, ओ, ए, औ। ये 4 स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हमें अवश्य ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं? ये सारे ही संधि स्वर में आते हैं। यहाँ तक हमने स्वरों के प्रकार देखे। अब हम बात करने वाले हैं व्यंजन के बारे में। किसे कहते हैं व्यंजन? यहाँ हम समझेंगे व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। एक बात हमें समझ लेनी है कि व्यंजन स्वयं उच्चारित नहीं हो सकते, उन्हें उच्चारण करने में स्वर की सहायता अवश्य लेनी होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है तथा जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख विवर या स्वर तंत्र में किसी भाग से टकराकर घर्षण करती हुई रुक जाती है और फिर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। मतलब निर्बाध गति से हवा नहीं निकलकर कहीं न कहीं मुख विवर में टकराकर निकलती है, वे सारी ही ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। व्यंजनों के भेद। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती हुई तथा वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जहां हमारे मुख में जिह्वा कहीं न कहीं स्पर्श करती है और उसके बाद हवा एक झटके से बाहर निकलती है, ऐसे सारे ही स्वर व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक कुल 25 व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर व व्यंजन के मध्य में स्थित है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो हमें अंतस्थ व्यंजन समझना है। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा सा रोककर
कम शक्ति के साथ छोड़ दिया जाता है वे सारे ही अंतस्थ व्यंजन हैं जिन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। ये है य, र, ल और व। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म का मतलब होता है रगड़ या घर्षण। रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से उच्चारित होने वाली ध्वनियां ऊष्म व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। ये संख्या में 4 है। ये तीनों ही स और ह, हमें ये याद रखना है। तीनों ही स और ह ये सारे ही ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। उच्चारण स्थान जिह्वा, मुख या कहाँ से है और उसी के आधार पर व्यंजनों के भेद किए गए हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है, मुख के वे सब भाग उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान निम्न है। यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को समझने के लिए मैंने संस्कृत के कुछ सूत्र जो कि संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको यहाँ पर लिया है, ताकि हम शॉर्ट फॉर्म में उसको याद करके हम समझ सकें कि इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। यहाँ हम शुरुआत करते हैं कंठ वर्ण से। इसके लिए एक सूत्र है जो कि संस्कृत भाषा में भी प्रयुक्त होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह मतलब अ, क और ह। अकुह में अ, क, ह और विसर्ग कहा गया है। विसर्ज का अर्थ हम यहाँ विसर्ग से लेंगे तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि अ का अर्थ हुआ अ, क का अर्थ हुआ क वर्ग पूरा और ह तथा विसर्ग, इन सभी वर्णों का स्थान कंठ है। इसी सूत्र में ये सारे छिपे हुए हैं। यदि सूत्र हम याद कर लेते हैं तो हमारा कंठ वर्ण की पहचान करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। तो हम यहाँ ये ज़रूर समझें कि कंठ वर्ण वो होंगे जो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह में अ का अर्थ हो गया अ आ, कु का अर्थ हो गया क वर्ग और ह का अर्थ हो गया ह, और विसर्जनीय नाम विसर्गों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो इसको हम याद कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। उसके बाद आता है तालु। तालु का सूत्र यहाँ हम समझेंगे। इचूय शानाम तालु, इसको इस तरह से बोलेंगे, इचूय शानाम तालु। इसमें ई का अर्थ है ई और बड़ी ई दोनों ही आ गई। चू च वर्ग, य और श हमारे पास ई से ई और ई, च से च वर्ग, य और श का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मूर्धा। मूर्धा जो कि तालु से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग है। ऋटुर्षाणाम मूर्धा, इसके लिए सूत्र हम ऋटुर्षाणाम मूर्धा। री दोनों ही री, टू से ट वर्ग और र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करती है। दांतों के थोड़ा सा ऊपर हम महसूस करेंगे थोड़ा सा खुरदरा भाग होता है जो मूर्धा कहलाता है। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले सारे ही वर्ण इसमें आएंगे और इनके लिए हमने सूत्र देखा ऋटुर्षाणाम मूर्धा। री री ट र श
इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आप इनका उच्चारण करें और जिह्वा हमारी कहाँ स्पर्श हो रही है इसको स्वयं अनुभूत करें तो हमें याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आप इनका उच्चारण करते हुए अपने जिह्वा का स्पर्श देखें कि ये जिह्वा हमारी कहाँ स्पर्श कर रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दंत वर्ण। इसके लिए सूत्र दिया गया है ऋतुलसानाम दंता। रि शब्द, तु से त वर्ग, ल और स इनका उच्चारण स्थान दंत है। आप इनका उच्चारण करें। जिह्वा कहीं न कहीं हमारे दांतों से स्पर्श होगी। आगे आकर र, त, थ, द, ल, स आप इनका उच्चारण करें और स्वयं इसको स्पष्ट समझें। दंत वर्ण के लिए हम जो सूत्र याद करेंगे वो होगा ऋतुलसानाम दंता। उसके बाद आता है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण के लिए सूत्र दिया गया है उपपद्मानीयानाम ओष्ठो। उपपद्मानीयानाम ओष्ठो। अब यहाँ पर उ का तात्पर्य उ और ऊ से है, पु का तात्पर्य प वर्ग और उपपद्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उ और प वर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके बाद हम चलते हैं नासिका वर्णों पर। यमंगणानाम नासिका। अंग, य, ण, न, म अथवा अनुसार इनका उच्चारण स्थान नासिका है। इन वर्णों को नासिक्य कहा जाता है। य, म, अंग, ण, न इन सब का सूत्र में ही स्पष्ट हो चुका है कौन कौन से वर्ण हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं कंठ तालु। इसके लिए सूत्र है एदे तो कंठ तालु। एदे तो यहाँ पर ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु का मिश्रित भाग है। उसके बाद हम समझते हैं कंठोष्ठ। ओदोतोह कंठोष्ठम। ओ और औ ये दो वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ मतलब होठों से होता है। फिर हम देखते हैं दंतोष्ठ। इसके लिए हम सूत्र याद करेंगे वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य में व का उच्चारण स्थान कहाँ से है? दंत और ओष्ठ से है, इसलिए इनको दंतोष्ठ कहा जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम आज के इस टॉपिक को दो भागों में विभक्त करेंगे। पहला भाग हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे हम प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद को आगे के वीडियो में समझेंगे। आशा है यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी समझने में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपके लिए कहीं उपयोगी साबित हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अपने इष्ट मित्रों तक पहुँचाएं ताकि इन सारे बिंदुओं का लाभ उन्हें भी मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।